उनके जीवन में एक आपने सवाल खड़ा कर दिया कि इस देश के नागरिक हो या नहीं। और कांग्रेस की सरकार रहते बड़ा जन विद्रोह हुआ, बड़ी ताकत हुई। उस समय तो अमित शाह नरेंद्र मोदी थे नहीं, लेकिन यहाँ की वर्ण व्यवस्था ने राम मंदिर में प्रधानमंत्री को मुख्य जजमान नहीं बनने दी। नागरिकता के क्या स्पेशल प्रमाण? क्या मोदी और अमित शाह जो सिर लगाएंगे वही नागरिक होंगे? वर्ण व्यवस्था इतना भयंकर जहर है भारत की सामाजिक व्यवस्था का, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। केंद्र सरकार ने आखिरकार सीएए कानून को लागू कर दिया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन को 11 मार्च को सरकार ने जारी कर दिया। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि 2014 से पहले भारत में आए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और हिंदुओं को भारत में नागरिकता मिल सकेगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। इन सब के बीच आज हम इस कानून को लेकर समझेंगे कि इस कानून से देश के नागरिकों पर क्या कुछ असर होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद है लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृद्धि जी। समृद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा, ये जो सीएए कानून 2019 से हम देख रहे थे कि सरकार के द्वारा सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कानूनों की बात कर रही थी। सीएए को दोनों जो उच्च सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें पारित कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू करने में सरकार ने लगभग 4 साल का समय लिया। 2024 के इलेक्शन से पहले, अभी इलेक्शन की तिथि भी घोषित नहीं हुई और सरकार ने इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप एक संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक पूर्व एमएलए होने के नाते इस पूरे कानून को किस तरह से देखते हैं? इसका क्या कुछ व्यापक असर देश में हो सकता है? देखो, मैं आपको इस कानून का मूल स्वरूप आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भारत जो है 200 सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। इससे पहले राजा महाराजाओं के अधीन रहा। 200 साल अंग्रेज़ों को भगाने में इस देश की सारी अवाम, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने बड़ी मेहनत की। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के बाद फिर धार्मिकता के आधार पर जब यहाँ पे रेडिकल पॉलिटिक्स हुई तो भारत का विभाजन हो गया। डलहौजी ने क्या कहा जाए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना के देश को 2 हिस्सों में बांट के भारत पाकिस्तान कर दिया। फिर आज़ाद भारत में फिर एक युद्ध की स्थिति बनी, फिर एक बांग्लादेश। इसमें एक सवाल है मेरा, आप डलहौजी का नाम लिए, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो इसे नेहरू को और जिन्ना को जिम्मेदार मानती है। मेरे बात सुन लो, ये जो सरकार है इसका मूल स्वरूप हिंदू महासभा है, अपने जानते हैं। पहले तो मेरा कहना है कि इसको 2 हिंदू, भारत पाकिस्तान बन गया। उसके बाद फिर हम भारत की सरकार ने फिर बांग्लादेश, जब पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान में विद्रोह हुआ तो भारत ने जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज के 70,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करा के एक बांग्लादेश अलग देश बनाया। मेरा कहना है, आप इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट आई, अटल जी भी आए, अटल जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी आए। मोदी जी भी, उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने इस देश की आवाम के वोटों से, और आप उसी आवाम को, इसी देश की बड़ी आबादी को अब नागरिकता की सवाल, जिनके वोटों से आप प्रधानमंत्री बने, जहाँ से आपको बहुमत मिला, वही जनता जिसके आप अभिभावक हो, उनके जीवन में एक आपने सवाल खड़ा कर दिया कि इस देश के नागरिक हो या नहीं। तो ये सवाल आप वोट लेने से पहले करना चाहिए। अब आज़ादी की, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं स्वर्ण क्या बोलते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हो और अपनी जनता के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हो। दूसरी बात यह है साहब कि भारत अनेकता में एकता का देश है। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं है, उनके बच्चे सेना में थे, उनके बच्चे फौज में हैं, उनके बच्चे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इस देश में टीचर हो गए। अब आपको, जब इस देश में 1948 में भारत का संविधान बना, नागरिकता अधिनियम बना है ना, 1949 को लागू हुआ, 48 में ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब आपको नागरिकता का सवाल खड़ा करना, और पूरी दुनिया में जब मालूम है कि भारत में एक रेडिकल पॉलिटिक्स का एक फिर दौर चालू हो गया है, भारत गृह युद्ध के मुहाने पे है, चुनी हुई सरकार को क्या करना चाहिए? आप वोट जिंदा लोगों के नाम पे ले रहे हो और क्या कर रहे हो? पैसों के एक भावनात्मक राजनीति कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो।
ये तो पहला सरकार है जो मंदिर और मस्जिद और धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रही। कभी सरकार ने रोजी रोटी रोजगार पे बात नहीं की। तो मेरा कहना है कि ये जो कानून है ये कानून को आज लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं बार बार वही आपसे सवाल कर कि जिनने नागरिकता, जैसे असम, मैंने आपसे बोला कि असम में लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। असम गण परिषद एक संगठन बना, उसने वहाँ सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार रहते बड़ा जन विद्रोह हुआ, बड़ी ताकत हुई। उस समय तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी थे नहीं, बीजेपी और आरएसएस के लोग थे नहीं वहाँ पे। इसी देश में पंजाब को लेके एक बड़ा आंदोलन हुआ पृथक खालिस्तान को लेके, कि आधे पाकिस्तान का जो पंजाब है वो और इंडिया का आधा पंजाब, दोनों मिला के हम पंजाब एक अलग देश बना देंगे। इसी देश में तमिलों को लेके एक अलग आंदोलन हुआ कि आधा श्रीलंका का जाफना और आधा यहाँ का तमिलनाडु, हम इसको देख के एक अलग कंट्री बन। तो मेरा कहना, भारत को तोड़ने की साजिश कई दिनों से चल रही है। उसमें दुनिया के कई देश हैं जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसमें चाइना एक बड़ा देश है। मेरा कहना, आप देश के भीतर ही एक विद्रोह क्यों पैदा कर रहे हो। आप सीए लागू किया, सीए के खिलाफ पूरी दुनिया में एक विद्रोह हुआ। जिस समय आपने लागू किया उस समय तो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अब आज आप लागू कर रहे हो सामने इलेक्शन है। हमने ये देखा था कि जब सीए आपका लोकसभा में लाया जा था, राज्यसभा में जब लाया जा रहा था, पारित किया जा रहा था, उस समय में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्यों में काफ़ी इसका व्यापक विरोध हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। और विरोध की वजह माना जा रहा था कि बांग्लादेश से न केवल मुसलमान आए बल्कि हिंदू भी बड़ी संख्या में आए हैं घुसपैठिए के तौर पर, और उनको वहाँ के संसाधनों पर अगर जगह मिलती है तो वहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन होगा, ये माना जा रहा था। आपको क्या लगता है, आगे भी इसका विरोध होगा क्या? इसको चैलेंज किया जाएगा देश में? मैं जो आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ कि पहले तो भारत जो है, भारत का कल्चर क्या है। भारत दुनिया को शरण देने वाला देश। हमने ईरान के लोगों को शरण दिया, हमने तिब्बत के लोगों को शरण दिया, हमने अफगानिस्तान के लोगों को, म्यांमार के लोगों को, बलूचिस्तान, सब लोगों को हमने शरण दिया। अब जब चूँकि उनकी कल्चर, उनके नए एक जनरेशन पैदा हो गई अब आप उनको यहाँ से खदेड़ोगे, कहाँ जाएंगे। दूसरा, जो इस देश के रहने वाले हैं उनको लगता है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं ये हमारी ज़मीन जायदाद और मतलब हमारी बहुत सी चीज़ों को कब्जा करेंगे। तो मेरा कहना, किसी भी देश को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी सीमा पे जो उनका बल तैनात है, किसी भी एंगल से घुसपैठ नहीं होना चाहिए। पहली तैयारी, पहली कमजोरी आपकी है ना कि आपने घुसपैठ ज़रूरत से ज़्यादा करा दी। दूसरा, अब आप बोल रहे हैं कि हम ये नागरिकता के जो कानून है सीए ला के, जब सीए आपने लाया, नोटिफिकेशन में कितना साल का फ़र्क पड़ गया। इतने साल कितना विरोध हुआ, आप बेक हो गए। फिर लगा कि नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे अब राम मंदिर हमने बना दिया, हमारा घोषणा। तो आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर का मुद्दा इनका नहीं चला इसलिए सीए? मेरा कहना है, इनका तो पहली सरकार में इन्होंने बोला था हम 15 लाख रुपए सबके खाते में डालें, काला धन ले आएंगे, उसमें ये विफल हो गया। राम मंदिर में इनको लगा कि अब राम मंदिर में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ की वर्ण व्यवस्था ने राम मंदिर में प्रधानमंत्री को मुख्य जजमान नहीं बनने दिया। क्या नाम है, अनिल मिश्रा जजमान बना। तो वहाँ से योगी आदित्यनाथ को भी नहीं दिया मौका बना। तो यहाँ से इनको लगा कि ये इस समय हॉट इशू है। फिर से इस देश में सीए और एनआरसी ला के हिंदू मुस्लिम डिवीज़न कर देंगे, मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। आपको क्या लगता है, इसमें सीए से नुकसान है लोगों को, एनआरसी से है कि एनपीआर से है? मैं जो आपसे बात बोल रहा हूँ, पहले नोटिफिकेशन काय का हुआ है, अभी सीए का हुआ है। आप एनआरसी की भी बात कर रहे हैं। मेरी पहले बात तो सुनो, ये तो उसका फर्स्ट एड है। आदमी जब मुंह के बल गिरता है तो पहले टिंचर आइडिन लगाया जाता है, तो ये तो टिंचर आइडिन लगाया। अब यहीं से तो शुरू होगा। जब गांव में जाएंगे, रिकॉर्ड मांगेंगे तो आदिवासियों के पास भी नहीं मिलेगा। तो एनआरसी में मांगा जाएगा, एनआरसी तो अभी लागू नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब, सीए लागू हुआ, बिल्कुल सीए लागू हुआ, उसका पार्ट। सीए सिर्फ लागू या उसके नोटिफिकेशन से नहीं होगा। सीए किस मकसद से लागू किया, उसको जब अमली जामा पहना जाएगा तो इसके सारे अनुच्छेद। आपको ये लग रहा है कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के लिए लागू किया गया है? बस, और उसका कोई मकसद थोड़ी है, उसका और कोई मकसद नहीं। मेरा वही तो कहना है कि जिन लोगों ने अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाई, तो आप इस देश के नागरिक हो या नहीं, ये तो सरकार का कर्तव्य है। कुछ ना, आप नागरिकता के प्रमाण तो मांग सकती है सरकार। वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनके पास आधार कार्ड है, क्या है दस्तावेज नहीं है? जिनके मतदाता सूची में नाम किस आधार पर जोड़े गए, आधार कार्ड किस आधार पर बनाए गए, जिन स्कूलों में बच्चों का प्रवेश हुआ है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो क्या वो नागरिक नहीं है? नागरिकता के क्या स्पेशल प्रमाण? क्या मोदी और अमित शाह जो सिर लगाएंगे वही नागरिक होंगे, दूसरे नहीं होंगे? आप नागरिकता कानून ला के इस देश में डिवीजन करना चाहते हो, गृह युद्ध करवाना चाहते हो, ये गंभीर बात है। तो क्या इससे आगे चलकर संघर्ष बढ़ेगा?
समुदायों के बीच, धर्मों के बीच, जातियों के बीच? देखिए साहब, मैं फिर बता रहा हूँ ये तो हो गया अभी फर्स्ट पार्ट। जी। मैंने फिर भी आपको बताया था कि ये जो सरकार है कि कितने बार बेक हुई है, किसानों के कानूनों में बेक हुई, सीए पे, एनआरसी पे पहले बेक हो चुकी है। जब शाहीन बाग में इनका आंदोलन पूरी दुनिया में कानून ये बेक हो चुकी है। अब उनको पता है कि अभी बिल्कुल समय कम है, अब नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन कमीशन का, तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है इसको लागू करने का। इसके बाद लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, इसके बाद लोग काय में चले जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे। तो उनने उसको लागू कर दिया, अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब एनपीआर और सारे जो इससे रिलेटेड सारे जो एक्ट हैं उसमें लागू हो जाएंगे। अभी फिर इनने पास कर दिया क्या बोलेंगे उसको, यूसीसी पास भी कर दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड एक राज्य है, किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई बिल अगर आता है तो पूरे देश में लागू नहीं होता। उत्तराखंड के यदि हाई कोर्ट में अगर इस तरह की कोई जजमेंट आता तो पूरे देश में लागू हो जाता, लेकिन किसी विधानसभा में होता नहीं। लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। अब यूसीसी आप लागू करोगे तो इस देश में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, पूरी दुनिया के रंगभेद नीति से भी खतरनाक भारत की क्या है, वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था से यूसीसी का क्या लेना? यूसीसी तो ये कहता है कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। मैं यूसीसी का ही तो बता रहा हूँ कि जब इस देश में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 कोई काम कर पाए संविधान में, समानता का अधिकार कोई काम कर पाए? तो यूसीसी भी तो आर्टिकल 44 का पार्ट है ना। मेरी पहले बात सुनो, मैं तो पहले बात कर रहा हूँ यूसीसी से पहले की। 14, 15 कुछ काम कर पाए? जहाँ सामंती व्यवस्था वहाँ आर्टिकल 21 कोई काम कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हो रहा है। फिर तो इनका यूसीसी में, यूसीसी किस लिए ला रहे हो? यूसीसी सिर्फ इसलिए ला रहे हो कि इनका मूल उद्देश्य है मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना, और कोई मतलब नहीं। इनका टारगेट ही मुस्लिम पर्सनल लॉ है। यूसीसी से कोई देश में बाकी चीज़ से नहीं मतलब। ईसाइयों का भी पर्सनल लॉ है इस देश में। सबका है, सभी का है, सभी हिंदू का भी सबका हिंदू तो कोड सब, बिल तो है ना। हाँ सब है, सब इसके अंतर्गत बुद्धिस्ट भी आते हैं। मेरा कहना सब है, मेरा कहना सब है। लेकिन आपका टारगेट क्या है? यूसीसी का मतलब है कि महिलाओं के अधिकारों पे आप बात करते हो। जब महिलाओं के अधिकारों पे आप बात कर, नागरिकों के अधिकारों में बात करो, तो सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों में बात करो। तो आप सबरीमाला की बात नहीं करते हो। जगन्नाथपुरी में दलितों का जो प्रवेश है उस पर आप बात नहीं करते हो। वेद शास्त्र पुराण गैर ब्राह्मण पढ़ेगा उस पर आप बात नहीं करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम धर्म में जो भेदभाव है वो सरकार देख रही है, लेकिन हिंदू धर्म में भेदभाव है वो नहीं देख रही है। बिल्कुल वो नहीं देख रही। वही मेरा कहना है कि सारा का सारा जो कानून तब लागू होगा जब आप वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करोगे। पूरी दुनिया की रंग भेद से खतरनाक भारत की वर्ण व्यवस्था है, और भारत की जितनी बदनामी इस वर्ण व्यवस्था की वजह से उतना दुनिया में कहीं नहीं। तो हमने ये भी देखा है कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अगर मुखर तरीके से कोई किसी व्यक्ति ने अगर क्रिटिक किया है सबसे ज़्यादा, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। हाँ। जो कि भारत के आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान निर्माता भी है। उनके द्वारा सबसे ज़्यादा क्रिटिक किया गया है, वर्ण व्यवस्था को टारगेट किया गया है। उन्होंने हिंदू कोड बिल में भी इन बातों को कहा है, रिडल्स इन हिंदुइज्म में भी कहा है। तो क्या आपको लगता है आज भी देश में वर्ण व्यवस्था की वजह से बहुत सारी परेशानी है? सबसे पहले इस व्यवस्था को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखो, मेरा कहना है डॉक्टर अम्बेडकर जिस समुदाय में पैदा हुए उन्हें भोगा है, उनने वर्ण व्यवस्था का दंश झेला है। हम तो ओबीसी में हैं, हम तो साहू हैं, मराठा है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने तो भोगा है ना वो दंश। ना नेहरू ने भोगा, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोगा, ना गांधी जी ने भोगा, ना किसी ने भोगा। वर्ण व्यवस्था इतना भयंकर जहर है भारत की सामाजिक व्यवस्था का, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। इसको यूसीसी भी आप ला दो, सीए ला दो, एनआरसी ला दो, दुनिया के सारे नागरिकता के कानून ला दो, महिला अधिकारों के सारे कानून ला दो। आप सोचो, सती प्रथा का दौर याद करो, आप सोचो ना, आज भी जो गाँव में स्थिति है, महिलाओं की स्थिति क्या स्थिति है, दूसरे दर्जे की स्थिति है। अभी भी गांव में कई मंदिरों में महिलाओं को लेके बहुत असहज स्थिति है। मुसलमान समाज में भी आप देखो, कई मस्जिदों में, दरगाहों में उनका प्रवेश नहीं होता। तो मेरा कहना है यूसीसी अगर आप ला रहे हो तो महिलाओं के जो सारे राइट्स हैं वो पूरे देश में एक जैसे होना चाहिए। सारे के सारे जो राइट्स हैं नागरिकों के वो एक जैसे होना चाहिए। किसी भी दलित को किसी भी मंदिर में प्रवेश, उस पर जो प्रतिबंध लगाएगा उसके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। उस पंडित को, पुजारी को सीधा जेल में डालना चाहिए। ये कानून आप लाओ ना, पहले भारत की वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करो, उसके बाद फिर सारे कानून लाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिना उसके आप धर्मशास्त्र 4 वेदों में बोला कि आप दलित नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? वो इंसान नहीं है, खून तो आपको लग रहा है दलित का।
एक अच्छा प्रोफेसर होगा, अच्छा साइंस कौन से स्क्रिप्चर में ऐसा कहा गया है? कई जगह है, कई जगह है, कई जगह है। हिंदुओं के? हाँ, हिंदू। मेरा कहना नहीं, मेरा कहना, आप हमारी इतनी बड़ी जो आबादी है, इतना बड़ा देश है, वो उस वर्ण व्यवस्था के कारण हम अपने देश में बटे हुए हैं। एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, एक दूसरे को किचन में नहीं ला सकते। तो ये वर्ण व्यवस्था पहले ख़त्म करो ना, पहले वर्ण व्यवस्था ख़त्म करो, फिर सारे कानून लाओ। मेरा कहने का मतलब ये। हमारा जो दलित समुदाय, प्लासी की लड़ाई आप देखो, राजपूत लड़ रहे थे, ब्राह्मण नहीं लड़ रहे थे, दलित नहीं लड़ रहे थे, मराठे और राजपूत लड़ रहे थे। तो दूसरी कौम भी ताकतवर है। उसे सेना में हमने देखो, सेना में हमारा मराठा रेजिमेंट है, पुलिस में हमारे बहुत सिपाही, ढेर सारे रेजिमेंट, कितनी बढ़िया लड़ाई लड़ते रेजिमेंट भी है, चमार रेजिमेंट सब है, सारा जाति, जाट रेजिमेंट भी है। वर्ण व्यवस्था में क्या होगा, जब सारे नागरिक एक समान हो जाएंगे तो ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा तो देश बेहतर स्थिति में चल पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, सीए, एनआरसी, एनपीआर और यूसीसी, हाँ, ये जो कानून है, सरकार जिनको लाने की बार बार बात कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा कर चुकी है पहले 2019 में, और धीरे से अब इसका एक पार्ट लागू भी कर दिया गया है, तो क्या आने वाले समय में एनपीआर, एनआरसी और यूसीसी भी पूरे देश में लागू होगा? और होगा तो इसका कितना असर खासकर भारत के नागरिकों को देखने मिलेगा? देखो, इसका सीधा असर ये हुआ, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, लाडली बहन योजना, जिनको 1000 रुपये मिले, उन्होंने वोट किसको दिया? बीजेपी को दिया। उनके परिजन ने खिलाफ में दे सकते हैं। तो जिनको नागरिकता सीए और एनआरसी के तहत मिलेगी, तो वो तो बीजेपी का पक्का। आपको क्या लगता है, देश के नागरिकों के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा है, केवल वोट लेने के लिए कानून बनाया जा रहा है? ये सारा कानून वोट लेने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें देखो, सिंधु समुदाय वो बीजेपी का वोटर है, पारसी बीजेपी का वोटर है, बौद्धिस्ट जो है, अब बौद्धिस्ट तो ऑलरेडी हमारे देश का नागरिक है, लेकिन और भी जो दूसरे देशों से, जैसे ईरानी है, ईरानियों को अगर हम पूर्वोत्तर का बुद्धिस्ट भी तो भाजपा का है ना। तो ये सब वोट बैंक बनाने के लिए स्पेशल कानून लाए जा रहे हैं। अब जो जैसे असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो निकाला जाएगा या फिर उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो जितने घुसपैठी अगर उनको नागरिक बनाएंगे, इस देश में रखे जाएंगे, तो इसी शर्त पे कि आप बीजेपी को वोट दोगे। तो ये जो तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर। आप भी एक विपक्षी दल के ही नेता है, राष्ट्रीय पार्टी आपकी बन चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका क्या कदम होगा, आप क्या स्टेप उठाएंगे? देखो, मेरा तो कहना है कि आज़ादी के 75 वर्षों में आपको भारत में जो सबसे बड़ा कलंक है वर्ण व्यवस्था, उसको ख़त्म करो। और नागरिकता के जब वो ख़त्म हो गए तो नागरिकता के और कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे भी हम इस देश में सदियों से हम दुनिया के भगाए हुए लोगों को हमने शरण दी है, और भारत दुनिया में, भारत की एक अलग छवि है, तो उस छवि को बनाए रखो। इस देश को रेडिकल और कट्टरपंथियों का देश मत बनाओ। इस देश की एक अपनी इमेज है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 2 बार जनता के वोटों से जीत गया, उसको भी अपने इसका हिसाब देना पड़ेगा कि भाई तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं। ज़रा कितनी गंभीर बात है। जिस देश में आप राष्ट्रवाद की बात करते हो कि भी मोदी का परिवार, उसके ख़ानदान में कोई जेल गया, लेकिन जिनके लोग, हज़ारों लोग मारे गए, कई क्रांतिकारी मारे गए, कई सैनिक मारे गए, उनके परिवार के लोगों को जिस देश की आज़ादी समझ लो युद्ध से हुई, जो देश को युद्ध करके आज़ाद हासिल किया गया, और वो आदमी इस देश में शासन कर रहा है जिसका परिवार का एक आदमी जेल नहीं गया, और वो लोगों से पूछ रहा है कि अब इस देश के नागरिक हो या नहीं। ये गंभीर सवाल है। तो ये थे किशोर समृते, संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि एक कट्टरपंथी और एक रेडिकल सोच के साथ जो कानून भारत में बनाए जा रहे हैं, इससे देश में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। इसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को मिलेगा, लेकिन आगे चलकर इससे देश में वैमनस्यता बढ़ेगी और हिंसा भी बढ़ेगी।